Guys, welcome to my YouTube channel, The Golden Law. So in today's video, we are going to discuss the concept of Section 32, Clause 1, Dying Declaration. ठीक है, तो Section 32, Clause 1 बात करता है Dying Declaration की. जनरली अगर मैं बताऊं तो Dying Declaration क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर मर रहा है, ठीक है, he is dying and he is making statement as to cause of his death, अपनी डेथ के कॉज के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है या फिर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बारे में जिसकी वजह से ही डाइड, तो वो क्या है? वो डाइंग डिक्लेरेशन है. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन इज अंडर द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो क्या है? वो डाइंग डिक्लेरेशन है. ठीक है, सेक्शन 32 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे सेक्शन 32 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है. हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ, बट सेक्शन 32 क्लॉज 1 को अगर आप पढ़ोगे तो आपको डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है पता चल जाएगा. ठीक है, तो वेयर लैंग्वेज की बात करें तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 क्या कहता है कि when the statement is made by a person as to cause of his death or as to any of the circumstances of transaction which resulted in his death in cases in which the case of that person that comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or not was at the time when they were made under expectation of death. इसको तोड़ के पढ़ते हैं. ठीक है, कोई भी सेक्शन अगर आप तोड़ के पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे तरीके से इजी तरीके से माइंड में रह जाती है. सो विल डू दैट. सो सेक्शन 32 क्या कह रहा है अभी यहाँ पे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है? डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है. ठीक है, किसके बारे में है? या तो उस बंदे की डेथ के कॉज के बारे में या फिर इन्हीं सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से उस बंदे की डेथ हुई थी. तो अगर इन दोनों के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट है वो क्या है? वो डाइंग डिक्लेरेशन है. और वो रेलिवेंट कब होती है? इन केसेस इन विच हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन. तो कोई भी ऐसा केस है जिसमें उसकी डेथ के बारे में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या मानी जाएगी? वो रेलिवेंट स्टेटमेंट मानी जाएगी. ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? ये एक स्टेटमेंट है. किसके बारे में है? या तो उस बंदे की जो कॉज ऑफ डेथ के बारे में या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी. ठीक है, और वो स्टेटमेंट रेलिवेंट कब होती है? इन द केसेस इन विच हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन. ठीक है, अब डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट क्यों करते हैं उसका अगर हम रीजन की बात करें तो ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? So now this is based on the maxim nemo morietis presumpter mentire. ठीक है, it means a man will not meet his maker with a lie in his mouth. ठीक है, कि जो पर्सन है he will not meet his maker with a lie in his mouth. तो ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसकी वजह से कि डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट किया जाता है इन इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, अभी जब हमने इसकी चीज तो पढ़ी थी तो कौन कौन से केसेस में जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रेलिवेंट मानी जाती थी? फर्स्ट इन द कॉज ऑफ हिज डेथ एंड सेकंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन हिज डेथ. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉज ऑफ डेथ की, सो फर्स्ट यहाँ पे क्या बात कर रहा है? अच्छा, तो जब हमने ऊपर किया था तो क्या बात करी थी? कॉज ऑफ हिज डेथ एंड ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्ट इन हिज डेथ. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कॉज ऑफ डेथ. तो कॉज ऑफ डेथ क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन की कॉज के बारे में बात कर रही है तो वो क्या माना जाता है? वो भी रेलिवेंट माना जाता है. ठीक है, अभी मान लो एग्जाम्पल कि ए इज असॉल्टेड एंड डाइस. ठीक है, तो ए को असॉल्ट किया गया और उसकी डेथ हो गई. अभी यहाँ पर अगर मरने से पहले उसने स्टेटमेंट दी थी कि बी ने उसे स्पर्श से असॉल्ट किया था तो ये स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल मानी जाएगी एज इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ हिज डेथ. तो कॉज ऑफ डेथ क्या होता है कि डायरेक्टली वो कारण बता रहा है कि इस वजह से जो था वो मेरी डेथ हुई थी, तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाती है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि अभी यहाँ पर वुमेन ने एक, ठीक है, वुमेन थी, उसका रेप हुआ था एंड उसने स्टेटमेंट दी थी कि बी ने उसका रेप किया है. 3 दिन के बाद यहाँ पर उसने सुसाइड कर ली, तो ये उसका कॉज ऑफ डेथ नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज उसकी डेथ जो थी वो रेप की वजह से नहीं हुई थी, उसकी डेथ सुसाइड की वजह से हुई थी. तो कॉज क्या है? सुसाइड है कॉज, ना कि रेप. तो यहाँ पर कॉज ऑफ डेथ जो है वो सुसाइड है, रेप नहीं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट इस के अंदर रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी. ठीक है,
Now the other one is, first one is cause of death, now other is or as to any of the circumstances of transition which resulted in his death. Now resulted in death does not mean cause his death, ठीक है. It has a wider scope, not narrower scope. इसको आप मतलब इसको जो जुडिशरी है वो बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन से इंटरप्रेट करती है. रिजल्ट इन डेथ में कुछ भी आ सकती है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से एक बंदे की डेथ हुई है, जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो इसके अंदर आती है, ठीक है. कि अगर एक रॉबरी में एक एग्जाम्पल भी थी, ठीक है, कि मान लो कि ए के घर में चोरी हुई, ठीक है, चोरी हुई, रॉबरी हुई. अभी ए ने स्टेटमेंट दी कि उसकी जो डेथ है, ठीक है. अब यहाँ पर जो ए है वो पूरी की पूरी सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन बताता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, ठीक है. मान लो कि बी उसके घर चोरी करने आया, उसने चोरी करी, ठीक है, उसने मतलब हाथापाई हुई, हाथापाई के बीच में धक्का लगा, धक्का लगने की वजह से उसकी चोट लगी, चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हुई, ठीक है. तो वो अगर वो सारी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहा है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, तो वो स्टेटमेंट भी जो है वो रेलिवेंट मानी जाती है. इवन अगर डेथ उसकी रिमोटली भी हुई हो, ठीक है, तब भी मतलब जो भी थेफ्ट के ड्यूरिंग उसकी जो भी वाउंड्स लगी थी उसकी वजह से रिमोटली भी उसकी डेथ हुई होगी, तो भी वो स्टेटमेंट जो है वो सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंडर ही आती है, ठीक है. नाउ यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, स्टेटमेंट अबाउट डेथ ऑफ अनदर पर्सन. तो नाउ क्वेश्चन क्या राइज होता है कि जो सेक्शन 32(1) के अंदर स्टेटमेंट आती है, ठीक है, आप स्टेटमेंट देते हो, वो सिर्फ अपनी डेथ के अकॉर्डिंग ही रेलिवेंट, मतलब अपनी डेथ के बारे में ही रेलिवेंट मानी जाती है या किसी और पर्सन की मानी जाती है. तो जब हम ये पढ़ते हैं, what it says, when the statement is made by a person as to cause of his death or as to any of the circumstance of the transaction which is resulted in his death. तो ठीक है, his means कि सिर्फ बंदे की अपनी डेथ के बारे में अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो ही रेलिवेंट मानी जाएगी, ठीक है, किसी और पर्सन की रेलिवेंट नहीं मानी जाती. नाउ देयर वाज अ केस ऑफ भगीरथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि जरूरी नहीं है कि जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो वहां पे उस मतलब जिस टाइम पे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है दे मस्ट बी हैव बीन इंटेंशन कि उस स्टेटमेंट को एज डाइंग डिक्लेरेशन ही यूज करना है. अगर वैसे भी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी थी मरने से पहले बिना इंटेंशन के भी कि उसे डाइंग डिक्लेरेशन यूज करेंगे, अगर वैसे भी दी थी तो वो भी रेलिवेंट ही मानी जाएगी, ठीक है. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, जरूरी नहीं है कि जब पर्सन स्टेटमेंट दे रहा था तो उस टाइम पे देयर मस्ट बी जो पर्सन है जो स्टेटमेंट दे रहा था वो अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो, ठीक है. अगर नॉर्मली भी उसे मतलब जरूरी नहीं कि उसे ये चीज लग रही हो कि अगले पल ही इज गोइंग टू डाई, अगर वैसे भी वो स्टेटमेंट दे रहा है तो वो रेलिवेंट मानी जाती है, ठीक है. रेलिवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन पे तो ये चीज इफेक्ट नहीं करती, बट वेट अटैच जो होता है एविडेंस पे उस पे जरूर ये इफेक्ट करेगी, ठीक है. फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, सम साइंस ऑन जेस्चर्स भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो बोल सके या वो लिख सके. तो अगर वो जेस्चर कोई ऐसा कर रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि किस बंदे ने उसकी डेथ कॉज करी या फिर कोई ऐसा साइन दे रहा है तो वो भी वेरी मच एडमिसिबल माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है. नाउ डाइंग डिक्लेरेशन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने की जाए तो उसकी वैल्यू एविडेंट्री वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन, ठीक है. बिकॉज जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो न्यूट्रल पर्सन माना जाता है और उसे पता होता है कि स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है, इसलिए उसकी जो एविडेंट्री वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी प्राइवेट पर्सन, ठीक है. अभी जो डिक्लेरेंट है जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए. अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि उसकी मेंटल साउंडनेस सही नहीं है तो इट इज अनसेफ टू बेस कन्विक्शन ऑन सच स्टेटमेंट, बिकॉज अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो बिना कॉर्पोरेशन के भी कन्विक्ट करवा सकती है पर्सन को. तो अगर मेंटल साउंडनेस में थोड़ा सा भी फर्क लगता है तो इट इज नॉट सेफ टू गो विद दैट स्टेटमेंट, ठीक है. नाउ अगर डाइंग डिक्लेरेशन मल्टीपल है और हर एक डाइंग डिक्लेरेशन में कॉन्ट्रडिक्शंस है तो भी किसी एक स्टेटमेंट पे बिना रिलायबल एविडेंस की रिलाई अपॉन नहीं किया जा सकता, ठीक है. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. आई होप यू लाइक माय वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो. थैंक यू गाइस.